हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम तेजपाल सिंह आगरा से। आज मैं आपको एक ऐसे वैज्ञानिक स्टोरी सुनाऊंगा जिस वैज्ञानिक ने हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में अपना परचम फहराया। और वो पहला ऐसा वैज्ञानिक जिसने अमेरिका से पेटेंट लिया। उस वैज्ञानिक का नाम है प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। बात उनके बचपन की है, बहुत छोटे से थे। उनकी स्टोरी सिखाएगी कि अगर हम जिज्ञासु हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी पा सकते हैं। वो बचपन में छोटे से अपनी माँ के साथ बगीचे में टहल रहे थे और टहलते टहलते वो छोटे बच्चे थे और रात को पेड़ों को छेड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया और एक छोटे से पेड़ को, फूल वाले पेड़ को उन्होंने उखाड़ लिया। उखाड़ने के बाद उन्होंने देखा कि उस पेड़ में ऊपर ही फूल है, नीचे फूल नहीं है। तो बच्चे थे उस वक्त, बस अपनी माँ से पूछा कि माँ, इसमें अंदर फूल नहीं है, बाहर तो इसमें फूल है। तो माँ ने कहा कि बेटा, इसमें अंदर फूल नहीं होता, बाहर ही फूल होता है। और लेकिन रात को आप इन पेड़ों को के साथ शैतानी मत करो, क्योंकि रात को पेड़ सोते हैं। तो उसने कहा, माँ, ये भी पेड़ भी सोते हैं हमारी तरह? तो उसने कहा हाँ। माँ ने कहा कि हाँ, शायद बेटा सोते होंगे। तो बच्चा था उस वक्त, उसने कहा मम्मी, मैं भी बड़े होके मैं खोज करूँगा कि मैं जानना चाहूँगा कि पेड़ कैसे सोते हैं। तो पहले ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने ये सिद्ध किया कि पेड़ों में हमारी इंसान की तरह भावनाएं होती हैं। तो बात 1901 की है, 10 मई 1901, शुक्रवार की शाम। लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में दुनिया भर के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए और उन्हें ये प्रूव करना था अपने यंत्र के द्वारा, स्पीच के साथ साथ प्रूव करना था कि कैसे पेड़ों में भावनाएं होती हैं, कैसे पेड़ महसूस करते हैं। तो उन्होंने एक पेड़ लिया और इस पेड़ को उन्होंने एक नए यंत्र की खोज की थी, नया यंत्र उन्होंने आविष्कार किया था। उस यंत्र का नाम था क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ एक ऐसा यंत्र जो किसी पेड़ में कि छोटी से छोटी हलचल को भी 10,000 गुना बढ़ा करके दिखा दे। मतलब एक बहुत छोटी हलचल को एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से दिखा दे। तो वहीं 1901 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उनके प्रयोग के दौरान 2 गिलास थे उनके पास में, और ये उस पेड़ को उन्होंने एक गिलास के पानी में डाला, नॉर्मल पानी था, और उसके बाद उसको यंत्र में लगाया। तो पेड़ में जनरल जैसे होता है नॉर्मल, उसकी जो है संरचना नॉर्मल, उसमें कंपन चल रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने एक जहर वाले गिलास में उस पेड़ को डाला और उसके बाद फिर उन्होंने क्रेस्कोग्राफ यंत्र में उस पेड़ को लगाया, तो भी उसमें कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल था। सारे वैज्ञानिक वहाँ मौजूद हैं, पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है वैज्ञानिकों से। उन्होंने पूछा कि प्रोफेसर बोस, नथिंग इज हैपनिंग, ये कुछ नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ तो होना चाहिए था। तो बोले, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं इससे? उन्होंने कहा, मैं सिद्ध करना चाहता था कि इसमें जहर है और इसमें पेड़ में बेचैनी हो जाएगी और इस पर बहुत दबाव बनेगा, इसमें तनाव होगा। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं रहा। तो लेकिन मुझे लगता है कि जब इसने पेड़ को कोई नुकसान नहीं किया है तो ये जहर मुझे भी नुकसान नहीं करेगा, आई एम श्योर। अब तो प्रोफेसर बोस की ये बात सुनने के बाद सारे लोग बड़े अचंभित हो गए। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था। प्रोफेसर बोस ने कहा था कि मैं इस जहर को मैं पी लेता हूँ, ये मुझे कोई नुकसान नहीं करेगा। अब जैसे ही प्रोफेसर बोस बोले कि मैं जहर को पी लेता हूँ, तो हॉल में जितने वैज्ञानिक थे वो सारे लोग उन्हें रोकने लगे कि नहीं नहीं बोस, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं श्योर हूँ, मैंने इस पर प्रैक्टिकल किए हैं, सैकड़ों बार प्रयोग किए हैं, हजारों बार में मैं सफल हुआ हूँ, तब जाके प्रयोग किए, और ऐसा हो नहीं सकता। तो तुरंत वहाँ से एक वैज्ञानिक खड़ा होता है और कहता है कि प्रोफेसर बोस सॉरी, ये मेरी शरारत है, मैंने दोनों गिलास में एक जैसा ही पानी है और उस जहर को मैंने फेंक दिया। तो उसने कहा प्रोफेसर बोस बोले थैंक यू सो मच। बाद में उन्होंने दोबारा प्रयोग किया और सिद्ध किया, और उस पेड़ में बाकायदा तनाव और ऐसी हलचल देखी गई जो कि सामान्य नहीं थी, जो किसी नॉर्मल आदमी में तनाव के दौरान होती है। तो वहाँ सिद्ध किया और वहाँ से उन्होंने फिर दूसरा चीज़ के साथ साथ वो पहले ऐसे वैज्ञानिक रहे जो उन्होंने भौतिकी और बॉटनी दोनों का साथ साथ काम किया। रेडियो तरंगों की दुनिया में बहुत बड़ा काम किया। आज हम जितने भी रेडियो उपकरण हैं, जितने भी वो उपकरण जहाँ तरंगों का यूज होता है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, जितने भी हैं वो सब उसी जगदीश चंद्र बोस की देन है। उन्हें रेडियो तरंगों का पिता माना जाता है। एक बड़ी शानदार घटना है उनके जीवन की। लंदन पढ़ने गए वो, लंदन से पढ़ने का लौटने का, तो उन्होंने प्रेसिडेंशियल कॉलेज है कलकत्ता का, वहाँ उन्होंने एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया। एज ए प्रोफेसर जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वहाँ अंग्रेज गवर्नमेंट थी उस समय, पूरा हिंदुस्तान पे अंग्रेजी हुकूमत चलती थी। अंग्रेजी हुकूमत की तुलना में किसी भी इंडियन प्रोफेसर को या किसी भी इंडियन टीचर को, भारतीय किसी भी व्यक्ति को सेम काम की तनख्वाह भी, सैलरी भी आधी मिलती थी। प्रोफेसर बोस ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं काम इक्वल कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी इक्वल चाहिए।
वहाँ के जो उनके सीनियर थे सबने मना कर दिया, बोले ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कलकत्ता के सबसे सीनियर ऑफिसर्स को लेटर लिखा। लेटर लिखने का उससे टाइम लिया, और टाइम लेने का जब उससे मिले तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज ऑफिसर उनसे बोला कि आपको लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है? उसने कहा हाँ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, इक्वल काम है तो इक्वल पैसा मिलना चाहिए। उसने कहा हमें नहीं लगता कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। ये बड़ी खास बात है, जो व्यक्ति अन्याय कर रहा होता है वो ताकतवर होता है, उसको नहीं पता होता वो क्या अन्याय कर रहा है। हुकूमत उस समय अंग्रेजों की थी, उनके बनाए हुए नियम थे, उनकी बनाई हुई पॉलिसी थी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि प्रोफेसर बोस ये कोई अन्याय नहीं है, और आप इंडियंस हैं इसलिए आपको सैलरी आधी मिलेगी, और ये सरकार का लॉ है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा सॉरी मैं इसका विरोध करता हूँ। तो उसने कहा कि इट इज योर चॉइस। प्रोफेसर बोस बोले लेकिन मेरा विरोध का तरीका अलग होगा। क्या? बोले कि मेरे विरोध में किसी भी छात्र का नुकसान नहीं होगा, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, जोरदार तरीके से। प्रोफेसर बोस ने उन सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया और सैलरी देने से मना कर दिया। सैलरी के नाम बोला या तो मैं पूरी सैलरी लूँगा या 1 भी रुपये सैलरी दूंगा। उसमें उन्होंने उनकी पत्नी ने सपोर्ट किया। उनकी पत्नी ने बोला कि आप शहर में रहना था तो शहर में रहने के लिए खर्च चाहिए, वैसे सैलरी लेनी है तो घर खर्च कैसे चलेगा। आसान नहीं था दोस्त, कहना तो आसान था लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पढ़ाना भी है बच्चों को, आपने कमिटमेंट किया है, आप अपना बेस्ट भी देना चाहते हैं और घर चलाने के लिए पैसे आप सैलरी लेनी है। तो तुरंत कलकत्ता से गांव में शिफ्ट हुए, और जब अपने गांव में शिफ्ट हुए तो वहाँ से नदी पड़ती थी, कोई रास्ता नहीं था। नदी को पार करके उनकी पत्नी रोजाना नाव चला करके उनको कॉलेज तक छोड़ने जाती थी, शहर तक, और वहाँ से पढ़ाया। और इस कस्म में उनको 3 साल लग गए। 3 साल बाद अंग्रेज हुकूमत को झुकना पड़ा उनके सामने, और पूरा पैसा पिछले 3 साल का भी पूरी सैलरी अंग्रेज ऑफिसर के बराबरी जो वो चाहते थे वो मिली। तो दोस्तों सिर्फ इस कहानी का मैसेज इतना सा है कि अगर आप सच हैं तो अपनी लड़ाई बिल्कुल जारी रखिए, लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो आपकी ड्यूटीज हैं वो आपको पूरी करनी चाहिए। हम करते क्या है, हम अपने हक की लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं लेकिन ड्यूटी को भूल जाते हैं। अगर आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ हक की लड़ाई करेंगे तो निश्चित ही जीत भी आपकी होगी और सारे पुरस्कार भी आपके होंगे। आज प्रोफेसर बोस के जाने के बाद भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है, और परमानेंट जीवन भर जब तक ये जीवन रहेगा लोग उनके किए गए आविष्कारों का धन्यवाद देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।